है ना। तो क्या करा इसमें, फाइंड द, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, करा एक है ना, ये सरफेस है ना, इस तरह का सरफेस है, ठीक है। इस तरह से क्या है, कोई एक सरफेस होगा, है ना, इस तरह क्या है, कोई एक सरफेस ऐसे रखा हुआ मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कोई सरफेस है, ठीक है। इस पे क्या रखा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर क्या रखा हुआ है ना, इस सरफेस के ऊपर एक है ना पुली रखा हुआ है, ऐसे लगा दिया, पुली फिक्स है इस पे, ऐसे ऊपर पास हो रहा है क्या, इसके ऊपर पास हो रहा है स्ट्रिंग, जिससे एक एंड में मास m1 लगा हुआ है और दूसरे एंड से मास m2 लगा हुआ है, और सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस, म्यू क्या है इसका 0, स्मूथ सरफेस है। अब पुली क्या है, मासलेस है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, यानी दोनों क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन से नीचे इधर आने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा सेम एक्सेलरेशन से, हाँ, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 एंड m2, सही होगा। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या करेंगे, वही काम बताओ। अगर ये है ना, तो इस m2 पे फोर्स कौन लगाएगा, m1 लगाएगा। m2 पे ये m1 है, तो m1 क्या होगा, m1 किससे बना हुआ है, धागा से, तो m1 नीचे आना चाहेगा तो धागा क्या करेगा, उसको ऊपर खींचने चाहेगा, यानी धागा में टेंशन क्या देगा, ये m1 ऊपर की ओर देगा ना, आज समझ लो। और ये धागे में टेंशन कौन देगा, ये जो धागा टेंशन है ऊपर की ओर, मतलब ये जो इस धागे में टेंशन जो आएगा, इसी टेंशन के कारण m2 आगे आएगा, इसी टेंशन के कारण आएगा। तो वो सरफेस क्या स्मूथ है, तो ये नीचे गिर जाएगा, तो इसका एक एक्सेलरेशन आएगा ना, तो एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले एक तुम्हें पता है कि इस पे एक फोर्स धरती मैया का m1 जी, इसको ऊपर क्या एक टेंशन थी, और तुमको पता है कि ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है, इसका मतलब धरती माता का फोर्स क्या करेगा, p से ज्यादा होगा, दैट इज m1 a। क्या इक्वेशन 1 होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, है ना। और ये इस पे तो हो गया, अब उस पे चलो, उस पे कौन फोर्स लगा रहा है, नीचे लग रहा है नॉर्मल mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो बैलेंस उससे तो मतलब ही नहीं है ना, मतलब है। तो इस पे एक फोर्स ये आगे जा रहा है, इसको आगे ले जाने के लिए यही टेंशन होगा जो इसको आगे खींच रहा होगा, इस धागे में जो टेंशन होगा वही उसको खींच रहा है, और इस धागे में टेंशन इस ब्लॉक के कारण होगा, बांध देने के कारण, है ना। तो इस धागे में टेंशन किसके कारण आया, इस ब्लॉक के कारण, और इस टेंशन के कारण ये ब्लॉक आगे जाएगा, क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, उस ब्लॉक पे लिखो, तो उस ब्लॉक पे आगे कौन ले जा रहा है, T, तो T इज इक्वल टू, उसको पीछे के कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो T इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m2 into a, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आज समझ में, क्या हम दोनों को जोड़ दें, हाँ, ये मर गया s, m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 plus m2 into a, what the acceleration, m1g divided by m1 plus m2, ये ना एक्सेलरेशन। तब वो कैसे ले आए, जब भी अननोन क्वेश्चन है थोड़ा मेथड से चलो, आ जाता है आंसर, ठीक है, आ गया ना। चलो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। फाइंड द टेंशन, तो टेंशन कहां से निकालना अच्छा रहेगा, इसी से निकालो, टेंशन इज m2 into a, है ना, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 m2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 into a, तो m2 मास एक्सेलरेशन कितना आया था, m1g, तो ये कितना आ गया, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये क्या आ गया, आज समझ में क्लियर हुआ, ठीक है। टेंशन निकल गया, टेंशन यहां से ले लो, टेंशन इज इक्वल टू m2 into a, एक्सेलरेशन पता है m2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। अगर ये पूछ दे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द फोर्स ऑन द पुली, इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पुली पे, फाइंड द फोर्स ऑन द पुली, है ना, फाइंड द फोर्स ऑन द पुली, ठीक है। इसको नोट किए हो, नोट करो इसको, ठीक है, इसको नोट कर लो, और फाइंड द फोर्स ऑन द पुली,
फाइंड द फोर्स ऑन द पुली, फाइंड द फोर्स ऑन द पुली। तो ऑप्शन है फाइंड द फोर्स ऑन द पुली पे ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 2t, दूसरा ऑप्शन √2t, तीसरा ऑप्शन √3 into t, है ना, फोर्थ ऑप्शन 0, है ना। फाइंड द फोर्स ऑन द पुली, बोलो मन 0। पहले बोल दो तो लिखना। फाइंड द फोर्स ऑन द, तुम बोलो, जल्दी सोचो, फटाफट सोचना है। फाइंड द फोर्स ऑन द पुली, आयुष बोलो 2t या 0 या √2t या √3t, जल्दी करो। हाँ सिर्फ t, चलो सिर्फ t, सिर्फ t, सिर्फ t, सिर्फ t, है ना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये जो पुली था यहाँ टेंशन क्या लग रहा था, t डैश, ये क्या लग रहा था t, ये t, तो क्या आया था 2t ना, 2t आया था। इस बार का सिचुएशन कैसा है, कैसा सिचुएशन है इस बार का? ऐसा है ना, धागा कहां जा रहा है, ऐसे ना, एक टेंशन ये, एक टेंशन ये टेंशन क्या आया t, और ये टेंशन क्या है t, टेंशन क्या हो जाएगा, कितना t है 2t, दोनों के बीच का एंगल बोलो 90 डिग्री। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो 90 ना हुआ, तो 90 का टेंशन क्या होगा √2t। वो तो सर ठीक है, लेकिन दोनों का वेक्टर अलग अलग है। कौन सा वेक्टर अलग है? एक का इधर है और एक का ऊपर ही टेंशन लग रहा है। टेंशन इधर है लग रहा है भाई, किसे टेंशन लग रहा है? एक का टेंशन इधर है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक ऊपर के डायरेक्शन में, है ना। ये टेंशन ऐसे ना लग रहा है, हर जगह टेंशन दोनों अपोजिट होता है ना, हर जगह टेंशन तो अपोजिट होगा ना भाई। ये धागा है, इसमें टेंशन t है, तो इस पॉइंट पे टेंशन, ये इसको इधर खींचेगा तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा तो ये इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे ना होता है, ठीक है। आया समझ में? तो देखो क्यों नहीं सोची थी, है ना। चलो तो ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, और दे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, है ना, पुली पे, ये एक पुली है, ठीक है, मार्शलेशन, है ना। इसके ऊपर से क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग पास हो रहा है। यह स्ट्रिंग क्या है, एक स्ट्रिंग के एक एंड से कितना केजी लगा हुआ है 4 kg, दूसरे साइड कितना लगा हुआ है 8 kg, और दोनों कहां रखा हुआ है सरफेस पे, क्लियर हो। और हम इस पे कितना फोर्स लगा दिए हैं 60 न्यूटन का, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक एंड 8 kg ब्लॉक, ठीक है। तो दो ब्लॉक है, 4 kg का एक 8 kg का, उसको एक धागे से बांध दे, इस धागे का एक एंड इससे बंधा हुआ है, एक एंड इससे बंधा हुआ है, दूसरा एंड इससे बंधा हुआ है, और ये धागा कहां से पास हो रहा है, पुली के ऊपर से। कहां से पास हो रहा है, पुली के ऊपर हमने कितना फोर्स लगा दिया है 60 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड 8 kg, ये ना क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन 4 kg एंड 8 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक 4 kg एंड 8 kg, ठीक है। चलो इसको करें, तो ध्यान दो, ये जो पुली है ना, ये जो पुली है मासलेस है, और इस पुली पे तुमने कितना फोर्स लगा रखी है 60 न्यूटन का, ठीक है। और इसके ऊपर से क्या गुजर रहा है, धागा, ये धागा ऐसे गुजर रहा है, तो पुली को तुम उठाओगे 60 न्यूटन का, तो पुली पे धागा जो है उसको क्या करेगा, नीचे खींचेगा ना, क्योंकि पुली पे टेंशन आएगा टी, जो इस 4 kg mg के कारण आएगा, और इस धागे में भी टेंशन आएगा टी, जो कितने केजी का आएगा 8 kg के कारण आएगा नहीं। तो हम पुली को क्या कर रहे हैं 60 न्यूटन से ऊपर उठा रहे हैं पुली को, जो मासलेस है, और उस पुली को नीचे कौन खींच रहा है 2t,
यानी टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है 60 और डाउनवर्ड फोर्स कितना है 2t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ पुली कितना है 0, पुली पे लिख रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2t। व्हाट इज द t? t इज इक्वल टू 30 न्यूटन। टेंशन कितना आया 30 न्यूटन, है ना? टेंशन कितना आया 30 न्यूटन। अब तुमको एक कुछ बताना है कि जैसे मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक्स है, कितना kg का ब्लॉक्स है 4 kg, और तुम इसको धागा बांध के ऊपर खींचो तो मिनिमम फोर्स तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा इस पुली को ऊपर उठाने के लिए? जस्ट उसको सरफेस से उठाना है, मिनिमम mg चाहिए, और ये mg कितना लग रहा है यहाँ पे 40 न्यूटन। यानी यहाँ पे कितना लगाओगे मिनिमम 40, तब उठ जाएगा ना। उसी तरह से अगर कोई चीज 8 kg का हो, 8 kg का हो, 8 kg का, उसको धागा बांध के तुमको ऊपर खींचना है तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? ये 80 न्यूटन का है, 80 न्यूटन चाहिए तभी ना उठेगा। तो इसका मतलब 4 kg की चीज को अगर तुम धागा बांध के ऐसे ऊपर उठा रहे हो तो कितना फोर्स चाहिए 40 न्यूटन का, और 8 kg को उठाना है तो 80 न्यूटन का, है ना? तो यहाँ पे देखो कितना न्यूटन तुम लगाए हो 30 न्यूटन। बोलो कौन उठेगा, ये कि ये? कुछ नहीं, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का 0। समझ में? एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का 0। लेकिन टेंशन तो आएगा ना धागे में, तुम उठाने की कोशिश तो की है लेकिन कम फोर्स से की है, 30 न्यूटन पे आ गया, खत्म। यानी इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। गुड क्वेश्चन, नोट कर लिए? हो गया है नोट कर ली ना? ठीक है। अब क्या क्वेश्चन था? अब इसी में अगर ये पूछ दिया जाए, है ना, ये पूछ दिया जाए इसी क्वेश्चन में कि अगर हम यहाँ पे कितना फोर्स लगाए होते, अगर हम इस पे फोर्स लगा दिए होते कितना 100 न्यूटन का, कितना लगा दिए होते 100, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg block and 8 kg block, then find the acceleration of 4 kg block and 8 kg block। क्या करेंगे फिर वही काम, कितना न्यूटन से हम पुली पे फोर्स लगा रहे ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स, पुली को नीचे कौन खींचेगा टेंशन, है ना? है ना? गांव वाले क्या करते गमछी रखते कंधे पे, नहीं, और एक साइड गमछी में बांध लो, क्या सब्जी भी बांध देते हो, नहीं खेत में जाते काम में तो एक साइड गमछी के एक एंड में क्या बांध लो सब्जी का एक, और दूसरे एंड में एक और सब्जी, एक में आलू बांध लो, एक में प्याज में बांध लो, तो गर्दन पे फोर्स कितना लगेगा 2t लगेगा ना भाई। ज्यादा वजन डालते तो गर्दन ही टूट जाएगा, वही देखो, है ना? तो ये इस पे फोर्स कितना लग रहा है ऊपर 100 न्यूटन का, गर्दन पे फोर्स कितना लगा रहा है 100, और ये जो पुली इस पे फोर्स एक इस पे नीचे की टेंशन कितना लगाएगा t, और ये कितना लगाएगा 2t। यहाँ क्या लिखोगे 2t, तो टेंशन कितना हो गया 50 न्यूटन। बोलो ये उठेगा तो ये उठेगा, ये उठेगा वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसको उठाने के लिए मिनिमम 80 चाहिए, तो इसमें ये उठ जाएगा, है ना? तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लोगे फिर, है ना? एक्सेलरेशन इसका निकालोगे, इसका एक्सेलरेशन के लिए कितना ऊपर फोर्स लगा रहे हो तुम टेंशन 50, नीचे कितना लग रहा है 40, मास कितना है इसका 4, एक्सेलरेशन है तो ये कितना आ जाएगा 10 is equal to 4a। व्हाट इज द एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुझाया? दोनों क्वेश्चन हो गए। तो अगर हम 60 न्यूटन लगाएंगे, यानी अगर हम टेंशन से कम लगाएंगे तो कोई भी नहीं उठेगा, टेंशन से कम लगाएंगे तो कोई भी नहीं उठेगा। टेंशन के इक्वल लगाए, मान लीजिए इसमें लगा दिए टेंशन, है ना, तो इसके टेंशन के मतलब हम क्या बोल रहे हैं, दोनों के mg के टेंशन के इक्वल लगाए तो। हाँ, दोनों ही इसमें mg है, इसमें mg, कम से कम टेंशन किसी एक mg के इक्वल होना चाहिए तभी कोई उठेगा। अगर वो टेंशन दोनों के mg से ज्यादा है तो दोनों उठ जाएगा। ठीक है। एक और केस हो सकता है, एक केस क्या होगा कि अगर हम इस पे कितना फोर्स लगा दें, अगर हम इसमें फोर्स लगा दें कितना न्यूटन का, चलो 200 न्यूटन का फोर्स लगा दें, आप बताओ क्या होगा, है ना? तो फिर वही चीज लिखेंगे सेम कि ऊपर लगाया आपने 200 न्यूटन, नीचे लग रहा है 2t, तो टेंशन कितना आ गया इस बार 100 न्यूटन। कौन उठेगा, ये कि वो, दोनों। तो इसका एक्सेलरेशन लिखना है, तो इसको ऊपर उठाने वाला फोर्स 100, नीचे धरती भैया 40 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4 इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a1 मान लो,
तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा a1 कितना आ जाएगा 60/4 यानी इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ इसका एक्सेलरेशन। अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर धरती माता का फोर्स सॉरी ऊपर टेंशन का फोर्स कितना 100, नीचे धरती माता 80 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a2 100 माइनस 80 कितना आया 20 8 इनटू a2 व्हाट इज a2 कितना हो जाएगा 20/8 20/8 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, गुड क्वेश्चन। ऐसे ब्लॉक दे देगा है ना, तो 3 केस हो जाएगा। एक ये ऐसा फोर्स लगाया गया जो दोनों के mg से क्या है लेस है, एक ऐसा फोर्स जो दोनों के mg से क्या है दोनों में से किसी एक से ज्यादा है, और एक ऐसा फोर्स जो क्या करेगा दोनों से टेंशन मतलब टेंशन जो क्रिएट करेगा। ठीक है 3 केस हो गया ना, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो हो गया। ये था है ना इस टाइप का क्वेश्चन, और करते हैं है ना, आ रहा है ना मजा। चलो स्टार्ट किया जाए। तो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है कि ये है इंक्लाइन प्लेन, क्या बोलेंगे इसको इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब झुका हुआ प्लेन। ये कौन सा प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी प्लेन को थोड़ा और उठा दो इंक्लाइन हो गया, और उठा दो और इंक्लाइन हो गया। नहीं इसी को क्या बोलेंगे, जैसे ऐसे घूम उठाते जाओ इसको क्या बोलेंगे इंक्लाइन, और ऐसे हो जाएगा तो वर्टिकल प्लेन हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। क्लियर हुआ आज समझ में। तो ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। तो कह रहा है इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है थीटा, इंक्लिनेशन कितना है थीटा। उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दो, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दो m मास का। तो बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। और ये कहां पे रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन, एक सरफेस पे रखा हुआ है, नहीं एक सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक वेज रखा हुआ है। मतलब इंक्लाइन प्लेन मतलब एक वेज मान लो ना, ये क्या है वेज, वेज ब्लॉक, एक ब्लॉक है उसके ऊपर ये मास m रखा हुआ है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एक वेज रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है जो भी चीज का, और ये क्या है इसका फ्रिक्शन क्या है 0। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नहीं मूव कर रहा है सिर्फ ये मूव कर रहा है, ये ब्लॉक नहीं ये वेज नहीं मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, सिर्फ अगर एक वेज है जो कि रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया एक ब्लॉक रख दिया। तो कह रहा है इस ब्लॉक को अगर रख देंगे तो क्या, ये जो ब्लॉक रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्लॉक नीचे गिरने लगेगा। कॉमन सेंस है ना, सब जानता है इस चीज को कि अगर किसी चीज को अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा है ना, सर्टेन एंगल पे, सर्टेन एंगल पे क्या होगा वो नीचे गिरेगा है ना। जैसे मान ली जाए ये बुक है ना, और इस पे हम रख दें ऐसे, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। और जैसे जैसे इसको नीचे झुकाओगे गिरा गिरा गिरा, क्यों नहीं गिरा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट लग रहा है इसलिए नहीं गिरा है ना, फ्रिक्शन रोक रहा है इसको। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो थोड़ा सा भी घुमाते नीचे गिर जाता। तो गिरा, हाँ किस एक्सेलरेशन से गिरा ये निकालना है, किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है ये एक्सेलरेशन, और जहां जो फ्रिक्शन है इस दोनों के बीच ये 0 है, फ्रिक्शन लेस है, क्या ये फ्रिक्शन लेस। तो ये निकालना है कि किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरा। अगर इसको ऐसे छोड़ेंगे तो किस एक्सेलरेशन से गिरेगा जी से, और अगर इसको इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ देंगे तो किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, मतलब यहां से किस ऐसे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे तो पीछे गिरेगा, यहां से किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है। ठीक है ये करना है ना, करना है। तो क्या करेंगे इसके इस पे जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे उसको देखो। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा धरती माता का फोर्स किधर लगेगा, धरती माता का फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पे जो भी कोई रहेगा तो उसका फोर्स कहां लगेगा अर्थ के सेंटर की ओर। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये दो बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है अलोंग द सेंटर ज्वाइनिंग है ना, इसका सेंटर ये इसका सेंटर ये, तो एक लाइन ज्वाइन कर दो अलोंग द सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है अलोंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसी अर्थ के सरफेस पे क्या रखा हुआ है, इसी अर्थ के सरफेस पे क्या रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन, और उस पे क्या रखा हुआ है ब्लॉक।
तो इस पे एक mg का फोर्स कितना लगेगा टुवर्ड द सेंटर ना, लग जाएगा, है ना। तो ये तो अर्थ बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या लिखते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। तो g का डायरेक्शन क्या होगा वर्टिकली, g का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर mg। तो ये क्या फोर्स लग गया mg लग गया। एक फोर्स धरती माता का फोर्स, ये बॉडी इस वेज से कांटेक्ट में है, इस वेज के क्या है कांटेक्ट में, तो इस कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट। तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट क्या है इधर है, इस पे एक फोर्स लगेगा n, समझ गए, दो फोर्स लगे। तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक धरती माता का फोर्स mg और एक कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा है ना। अब तुमको पता है कि ये जो कांटेक्ट फोर्स उधर लग रहा है, क्या ये ब्लॉक ऊपर भाग रहा है क्या, नहीं ना भाग रहा है, इसका मतलब इसको बैलेंस कोई कर रहा होगा तभी नहीं भाग रहा है। तो इसको क्या करोगे अब इसका कंपोनेंट तोड़ो इस mg का, तो इस mg का तो इसको कंपोनेंट तोड़ो, ये एंगल कितना आ गया 90 आ गया, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये वाला ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ बना देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, ये हो गया कितना आया था, है ना, ये बड़ा बना दे थोड़ा सा, है ना, यहीं पे बना दे कुछ, ये बना दे कुछ बना, ठीक है। ऐसे बना देते, ठीक है। तो ये देखो एक mg नीचे लगेगा, एक mg कहां लगेगा नीचे, और एक कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा ऐसे, ये एंगल क्या है थीटा, नहीं ना है, आज समझ में। अब इस mg का क्या कर लेंगे, दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, ये एंगल थीटा ये 90, ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर भी छोटा ही हो गया फिर ना, तो ये भी हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये 90, ये कितना आया थीटा, थीटा आया भाई, तो ये हो गया mg हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, है ना, है, ठीक है। ये देखो ये 90, ये थीटा, ये कितना आया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा सामने वाला एंगल, और फिर ये 90, तो ये थीटा नहीं हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, इधर mg cos थीटा mg sin थीटा इधर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बैलेंस करो इसको, ये कौन सा फोर्स है mg cos थीटा, और इधर क्या लग गया mg sin, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर लिया, mg cos थीटा किया ना बैलेंस, इसीलिए तो उड़ रहा है ना, उड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कौन कर दिया बैलेंस कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को क्या किया बैलेंस, यानी ये क्या हो जाएगा कट। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है वेज के ऊपर, अब इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ब्लॉक पे कितना लग रहा है, ब्लॉक पे, वेज पे नहीं, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल क्या लग रहा है mg sin थीटा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा F नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आंसर आया कितना आया बोलो, दैट इज g sin थीटा। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो अगर किसी ब्लॉक को किसी वेज के ऊपर रख दोगे और उस वेज का इंक्लिनेशन थीटा है, तो वेज के ऊपर ब्लॉक जी साइन थीटा से नीचे गिरने लगेगा। बुझाया, आया समझ में कि वंस मोर आगे ना, वंस मोर नहीं ना, जगह नोट करो, नोट कर लिए, नोट करो, है ना, आसान था, है ना। फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक, है ना, फाइंड द फोर्स ऑन द एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक, है ना। ब्लॉक पे एक फोर्स कौन लगेगा mg लगेगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, mg cos थीटा, ये हो गया।
ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सरफेस ऐसा है तो इस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ऐसे उधर चला गया है ना, ये ना हो गया परपेंडिकुलर, ऐसे हो गया, ऐसे रहता तो ऊपर होता, ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। नहीं, अगर हाथ ऐसे होता तो परपेंडिकुलर क्या होता, ऊपर, परपेंडिकुलर ऊपर होता। लेकिन आप जैसे जैसे हाथ ऐसे कर, देखो परपेंडिकुलर किधर शिफ्ट हो रहा है, उधर हो रहा है ना, तो देखो परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट नहीं हुआ। अगर ऐसे होता तो परपेंडिकुलर ऊपर लगता, और अगर ऐसे हो गया तो परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट किया कि नहीं किया, तो नॉर्मल फोर्स उधर चला गया। तो इस नॉर्मल को तो बैलेंस करने के लिए जरूरी है कोई, नहीं तो उड़ जाएगा ऊपर। तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg किधर लग रहा है, नीचे, mg किधर लग रहा है, नीचे, ऐसे लग रहा है। इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इस mg का। आज समझ में? तो ये क्या हो गया, mg cos थीटा, ये क्या हो गया, mg sin थीटा। mg cos थीटा किसको बैलेंस कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन को। बचा नेट फोर्स कितना, mg sin थीटा। mg sin थीटा नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, और ये किस सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस, जिसका म्यू कितना है, 0, नहीं तो ऊपर फ्रिक्शन लग जाता है ना। तो ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, mm कट गया, एक्सीलरेशन इज g sin थीटा। क्लियर हुआ, आज समझ में? तो ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे किसी ब्लॉक को रख दिया जाए तो बताइए उस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg क्या लग रहा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन है, इसी ब्रह्मा में ये क्वेश्चन है ना, कि अगर किसी ब्लॉक को किसी वेज के ऊपर रख दिया जाए जिस वेज का इंक्लिनेशन थीटा है ना, तो बताइए इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन वेज कितना लगा रहा है, क्या लगा रहा है, ये ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा, क्या mg टिक करेंगे, नहीं। क्या mg sin थीटा टिक करेंगे, नहीं। क्या mg cos थीटा टिक करेंगे, क्या बोलोगे, यस। और mg by cos थीटा दे देगा, ऐसा कुछ कर देगा, समझ गया, आज समझ में? तो आंसर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, mg cos। क्लियर हुआ, समझ गए? ये था एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज g sin थीटा। क्या आ गया, g sin थीटा, ठीक है, चलो।